हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, पिछले अगर एक महीने की बात की जाए तो आपने कम से कम उत्तर भारत में एक विवाद को बहुत ज्यादा सुना होगा। प्रदूषण 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 यानी कि पॉल्यूशन की बात पूरे उत्तर भारत में छाई हुई है, खासकर भारत की राजधानी नई दिल्ली में। नई दिल्ली की बात करें तो जो एनसीआर का क्षेत्र है, पिछले लगभग एक महीने से हैवी हैवी जिसे कहते हैं कि प्रदूषणों के चपेट में है। AQI बहुत ज्यादा है। सरकार के जो आंकड़े हैं और जो मशीन अपने मीटर्स में आंकड़े बता रही, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इस दौरान हमारे मन में एक बात आती है, पीछे आर्टिकल भी है द इंडियन एक्सप्रेस का, ऐसा क्यों है कि जो नॉर्दर्न सिटीज हैं वो सदर्न और वेस्टर्न सिटीज से ज्यादा पॉल्यूटेड होती हैं, खासकर जाड़ों। बहुत से कारण हैं, लेकिन कुछ ज्योग्राफिकल कारण भी हैं, कुछ मैन मेड कारण भी। हम सब पे विस्तार से बात करेंगे और देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि चीजें कैसे वर्सन हो रही है, खराब हो रही है, क्या कारण है इसका। ठीक है, तो चर्चा में इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो 2015 से नवंबर 2025 के बीच में भारत का कोई भी शहर सुरक्षित वायु गुणवत्ता स्तर पे नहीं पहुंच सका है। लेकिन जो शहर फिर भी थोड़े बेहतर हैं वो या तो दक्षिण के हैं या तो पश्चिम के शहर। आप बेंगलुरु की बात कर लीजिए, मुंबई की बात कर लीजिए, दोनों कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट मेट्रो सिटीज है दिल्ली के बराबर, लेकिन जो स्थिति वहां की है उससे बहुत ज्यादा खराब, 8-9 गुना 10 गुना खराब दिल्ली की स्थिति है। हम इसी पे विस्तार से बात करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम है, ये इंस्टाग्राम है, बातें मुलाकातें सब यहीं पे होती हैं। यहाँ स्कैन करके जुड़ जाइए, यहीं पे बातें होंगी, मुलाकात होगी। इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा फैक्ट्स आपको बता देते हैं। ये डेटा का सरकार का डेटा है, लेकिन ये आप इसको न माने तो ज्यादा सही है। कारण ये है कि ये जिस डेटा की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूं, दरअसल ये डेटा उतना क्लियर नहीं है। अगर मैं बताऊं ऑन एन एवरेज पिछले एक महीने में जो दिल्ली का AQI है वो लगभग 500 के करीब रहा है और ये चिंता का विषय है। और बहुत सारे शहर, लखनऊ, वाराणसी, बाकी लगभग सभी जितने हैं वो बहुत, जैसे मैं प्रयागराज की बात करूं जहां से मैं आता हूं, मैं वहां पे भी जब बात करता हूं तो वहां पे भी AQI 400 के आसपास पहुंचा हुआ है, विच शोज कि AQI उत्तर भारत के सिटीज में बड़ी खराब स्थिति में पहुंच चुका है। लेकिन कंडीशन एक बार जानते हैं कि ऐसा क्यों है। तो देखो, पहला कंडीशन तो ये है कि जैसे अगर बात करें तो ऊपर में हिमालयों की बात कर ले, ठीक है, वेस्ट में अरावलीज की बात कर ले और साउथ में जो पठारी एरिया है उसकी बात कर ले। ठीक है, तो यहाँ का जो एरिया है, ये जो इनफैक्ट ये जो हिमालय है वो यहाँ से यहाँ तक आता है, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया में पॉल्यूशन जो है, जो प्रदूषक है वो ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, ये ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा इस पे। और वो दो ऑप्शन है, या तो पैरेलल हवा बहा ले जाए या ऊपर चले जाए। वो ऊपर नहीं जा पाते क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है, पैरेलल नहीं बह सकते क्योंकि हवा की स्पीड बहुत कम होती है, और ऊपर से पराली और जो आसपास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसके कारण, जो आसपास मिल है उनके कारण कहीं ना कहीं स्थितियां और खराब होती जा रही है। थोड़ा सा देख लेते हैं भौगोलिक कारण। तो अगर देखें तो दिल्ली इंडो गंगा मैदान का हिस्सा है जो एक विशाल समतल क्षेत्र है, और हिमालय के प्रायद्वीपीय पठार, अरावली हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार और अरावली पर्वत और ब्रह्मपुत्र घाटी से घिरा हुआ है। तो चारों ओर से घिरा हुआ। ठीक है, यह क्षेत्र एक कटोरे के आकार का है जो वायु संचलन को सीमित कर देता है। ऑलरेडी अंदर उसमें गहरापन है। ठीक है, भौगोलिक बातें क्या है, उत्तर में क्या है बता दिया मैंने, पश्चिम में क्या है बता दिया मैंने, दक्षिण में क्या है, साउथ में क्या है भी बता दिया। समतल और निचला क्षेत्र प्रदूषकों को फंसा देता है। अब तुलना में अगर दक्षिण में देखें तो जो कोस्टल एरियाज है वहां पे समुद्री हवाएं बहा ले जाती हैं, जो वेस्टर्न घाट है वहां पे हवा को एक स्पेस मिल जाती है, हवा वहां से निकल जाती है। तो साउथ के जो इलाके उनके साथ ये प्लस है। ठीक है, चल उत्तरी शहरों की अगर बात की जाए तो और कारण क्या है, विंटर इन्वर्जन है, इसको कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। अमूमन गर्म हवा नीचे से ऊपर उठती है। शीतकाल में क्या होता है कि नीचे ठंडी हवा ट्रैप हो जाती है और ऊपर उठ नहीं पाती, ऊपर गर्म हवा उसको दबाव बनाए रखती है और प्रदूषकों के साथ वो हवा वहीं बनी रहती है। ठीक है, आमतौर पे क्या होता है कि पृथ्वी की सतह के पास गर्म हवा होती है और ऊपर ठंडी हवा होती है। गर्म हवा ऊपर उठती है। ठीक है, गर्म हवा ऊपर उठती है और प्रदूषकों को साथ ले जाती है। शीतकाल में क्या होता है कि व्युत्क्रमण होता है, सर्दियों में ठंडी हवा बार बार उत्तरी भारत में बस जाती है और गर्म हवा की एक परत ऊपर जम जाती है जिसको ऊपर नहीं सरकने देती, ऊपर नहीं जाने देती। ठीक है, ठंडी सतह सर्दियों में पृथ्वी की सतह ठंडी हो जाती है, सतह के पास की हवा ठंडी और घनी हो जाती है। ठीक है, कुछ 100 मीटर की ऊंचाई पर गर्म हवा की परत बन जाती है। ठीक है, ठंडी हवा गर्म हवा को भेद नहीं सकती, इसलिए प्रदूषकों के नीचे फंस जाती है। ये बात मेन तरीके से है। लेकिन एक और बात कि वो पैरेलल जा सकती है, लेकिन पैरेलल क्यों नहीं जा पा रही है, हवा की गति बहुत स्लो है। जैसे नवंबर 2023 में दिल्ली में औसतन सतही हवा गति लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड थी, जो पिछले 6 वर्षों की तुलना में बहुत कम है। और कितनी कम है, लगभग 21% कम है। एक और बात,
इस वर्ष यानी कि 2025 की बात करें तो इसी हवा की गति और कम है, लगभग 9 के आसपास है। ये लगातार कम भी होती जा रही है बहुत से कारणों के कारण। और एक एक्स्ट्रा चीज जो जुड़ी, जो इथियोपिया में 12,000 साल बाद जो वोल्केनो को हमने इरप्ट होते देखा, वहां से भी बहुत सारे एशेस और वहां पे बहुत सारे जो कण हैं वो आ रखे हैं यहाँ पे। और फिर कंस्ट्रक्शन का काम चूंकि एनसीआर है वो लगातार विकसित हो रहा है, तो एनसीआर के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और उसके कारण भी चीजें और खराब होती जा रही है। ठीक है, गर्मी में स्थिति क्या होती है आपको पता है कि मानसूनी बारिश वाली जो हवा होती है खूब तेज होती है, अंधड़ चलता है, लू चलती है, ये सभी बाहर ले जाते हैं प्रदूषकों को। पर जाड़े में क्या है कि ट्रैप हो गई है, हवा भी स्लो है, आगे ले ही नहीं जा पा रही। ठीक है, ये एक दिक्कत की बात है। बाकी कारण और है, पराली जलाना भी। अब स्टबल बर्निंग की बात की जाए तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, वीडियो यह है कि क्यों पराली किसान जलाते हैं, क्या मजबूरी होती है, मैंने उसके सभी पक्षों की बात की है। सरकार को भी इंसेंटिवाइज करना होगा, सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो किसान है, जो मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि आप पराली को चूंकि आपने विज्ञान को इन्वेंट किया तो मशीनें या थ्रेशर ऊपर से काट के चले जाते हैं। अब वो जो छूट है उसको क्या करें, उसको निकालने में जो मजदूरी जाएगी वो कौन देगा? उसको काट के रखवा दे तो वो रख के क्या भूसे का काम आएगा? नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। सरकार को कुछ ऑल्टरनेट खोजना होगा, वरना ये पराली जलाने की घटनाएं कंट्रोल में नहीं आएगी। ठीक है, कंट्रोल में नहीं आएगी। मैंने बता दिया इसको ऑलरेडी, इसमें वीडियो बनाया हुआ, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। कब और कहां होता है आप सबको पता है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में धान की कटाई के बाद पराली जलाई जाती है। मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है। 2025 में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 2022 की तुलना में 90% की कमी आई है। फिर भी प्रदूषण गंभीर बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारी सजाएं हो रही हैं, बहुत से लोग जेल में भी गए हैं पराली जलाने के कारण। तो ये स्थितियां कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, पर उतनी कंट्रोल है नहीं। दिल्ली पे प्रभाव क्या? पराली जलाने का दिल्ली के PM 2.5 पे ठीक ठाक योगदान है। दोपहर के समय में देखा जाए अधिकतम होता है। दिन के समय सीमा परत की गतिशीलता के कारण दूर के स्रोत पंजाब या हरियाणा दिल्ली के प्रदूषण बजट पे हावी हो जाते हैं। मतलब जो यहाँ पे प्रदूषण है उसको बहुत इंसेंटिवाइज कर देते हैं नकारात्मक तरीके से हरियाणा और पराली में जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। ठीक है, चलिए बात करें और कुछ और की हाल के प्रयास किया है सरकार ने। मैं बता रहा हूं 2018-19 में 2025-26 तक पंजाब और हरियाणा में फसल अवशेष प्रबंधक मशीनों के लिए प्रयास किए हैं, पर क्या प्रयास पहुंचे हैं? नहीं पहुंचे थे। अभी ठूठे जो है अभी भी दिख जा रही हैं। 2,60,000 से अधिक मशीनें वितरित की गई हैं। ठीक है, फिर भी किसानों के लिए पराली जलाना सबसे तेज और सस्ता विकल्प बना। 2 मिनट में जला के आ गए, तुरंत अगले दिन से काम शुरू हो गया उस पर। ठीक है, क्योंकि अगली फसल भी फिर उसमें उगानी होती है। अन्य स्रोत क्या है? वाहन उत्सर्जन PM 2.5 बहुत ज्यादा, बहुत सारे ग्रैफ वगैरह आपने देखा कि लगे होंगे। ठीक है, कारखानों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाला धुआं ये बड़ा कारण है। आसपास के NCR के क्षेत्रों में बहुत से आपको दिख जाएंगे इस प्रकार के संयंत्र, है ना। जो कंस्ट्रक्शन है वहां से धूल मलबा बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा कारण है। चाहे आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट देख लीजिए, बिल्डिंग की बात कर लीजिए, ऑफिस की बात कर लीजिए, बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा ये पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है। और घरेलू ईंधन तो खैर है ही, आपको पता है कि जो बस्ती के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो लकड़ियां जलाते हैं, लकड़ियों का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा सही नहीं है। फिर कचरा जलाना, खुली जगहों पे जो लोग कचरा जला देते हैं, कोई मतलब नहीं, दुनिया क्या करी, देश क्या कह रहा है, दिल्ली में क्या और हमको जला देना कचरा, तो ये भी कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज कर रहा है किसको? प्रदूषण को, है। चलिए, सरकार की कुछ पहले हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP है, लॉन्च किया था। NCAP को 2019 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? 2017 को के आधार मानते हुए 2024 तक PM सांद्रता को 20 से 30% की कमी लाना था। बाद में इस लक्ष्य को 2026 तक PM में 40% की तक पहुंचा दी, क्योंकि 20 से 30% तो नहीं पहुंचने वाला, तो बाद में ये हो गया। कवरेज क्या है इसकी? 131 चिन्हित प्रदूषित शहर है। राष्ट्रव्यापी वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क बनाया गया। जागरूकता और क्षमता निर्माण की गतिविधियों को ध्यान दिया गया। ठीक है, कुछ बजट था, बजट को देख लीजिएगा, PDF में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चिंताजनक बिंदु क्या है कि NCAP और 15वें वित्त आयोग के तहत उपयोग किए गए धन का 64% सड़क धूल नियंत्रण पे खर्च किया गया है, जबकि औद्योगिक प्रदूषण को केवल 0.61% मिला है। ये असंतुलन क्या बताता है कि एक, कि आप प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं कि किसको रोकना है, B, कहीं ना कहीं आप किसी प्रेशर में, किसी अलग डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है। ठीक है, परिणाम क्या है? 97 NCAP शहरों में से केवल 41 ने प्रारंभिक लक्ष्य को हासिल किया है। तो एक बड़े स्तर पे, ऊपर तो हमने काफी सारे 131 शहरों की बात की, पर उसमें से आप देखिए तो 41 शहरी लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी नकारात्मक तो जा रही है। ठीक है, चलिए बात करें इसके अलावा, तो आपने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM की बात की होगी, जो दरअसल ग्रैप लगाता है ना। तो 2021 में CAQM की मिशन स्थापना हुई दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। ठीक है, अंतरराज्यीय समन्वय के लिए कानूनी अधिकार है। इन्होंने ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का कार्यान्वयन किया। ग्रैप क्या है? ग्रैप की स्थिति आपको पता है कि जब AQI 200 से 300 होता है तो ग्रैप 1 लगता है। ये ग्रैप 2 लगता है जब 300 से 400 होता है।
कायदे में ये स्थिति है दिल्ली में चरण 3 वाली, यानी कि AQI 400 से 450 की है, बल्कि मुझे तो लगता है कि कई जगहों पे 450 प्लस यानी कि ग्रेड 4 भी लगना चाहिए। तो सरकार ने प्रयास तो किए हुए हैं, चीजें तो लगातार कर रही है, पर कहीं ना कहीं हम एक चीज को देख रहे हैं कि रिजल्ट जो है हमें नहीं मिल रहा है, परिणाम नहीं मिल रहा है, और सरकार को इस परिणाम को और फोकस तरीके से काम करना होगा। और कहीं ना कहीं ज्योग्राफी जहां पे बाधा बन रही है, वहां पे हमें तकनीक को सामने रखना होगा, प्लानिंग को सामने रखना होगा, और एक बेहतर रिजल्ट और एक बेहतर NCR और बेहतर नॉर्दर्न सिटीज के एनवायरनमेंट के लिए काम करना होगा। ठीक है, तो कुछ कंक्लूजन, पराली जलाना, वाहन उत्सर्जन, ये जैसे मानवीय कारकों को चिंतित किया जा सकता है। NCP जैसी पहलों ने एक रूपरेखा प्रदान की है, पर सरकार के स्तर से और लोगों के स्तर से, दोनों स्तर पे से बहुत ज्यादा काम किया जाना जरूरी है, इस पर ध्यान दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जो दिसंबर का हमारा हिंदी बैच है, 9 दिसंबर से इस बैच की शुरुआत हो रही है, 2027 का बैच है। 2027-28 दोनों के लिए बैचेस अवेलेबल है ना, और इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं विकास लाइव, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा हमारे सभी बैचेस में, ध्यान रखिएगा। कोड आपको इसलिए बताते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स जो जुड़ना चाहते हैं डिस्काउंट प्राइस के तहत, वो इसका उपयोग कर सकते हैं। एक चीज और, हिंदी साहित्य का जो नया बैच है, 10 दिसंबर को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। ये जो बैच शुरू हुआ है, ये पद्मावत के साथ शुरू हुआ है, यानी कि मलिक मोहन जैसी के साथ में। तो इस बैच से जुड़ने के लिए आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे या ऐप पे जा सकते हैं, और वहां पे हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलिएगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए, जुड़ जाइए, एक रिवॉल्यूशन का पार्ट बनते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो आपका सपना है उसे मिलकर साकार किया जाए। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।